तो आपकी बुक का जो है मॉड्यूल ए यूनिट 4 डेप्रिसिएशन जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स डेप्रिसिएशन के, मीनिंग, उसके कॉजेज, उसकी नीड्स क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, एंट्रीज क्या पास करते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं और इनके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर लगाते हैं तो क्या होगा, नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 62 ऑफ योर बुक्स, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज a charge to profit and loss account for the fall in the value of assets during each year of its use। तो ये क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन क्या है? चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस है। और क्यों है? क्योंकि हमारे असेट की वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ इट्स यूज़। जितने साल हम उसे यूज़ कर रहे हैं उतने साल के लिए उसकी जो वैल्यू है, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है, वो कहाँ दिखाई देगी? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, depreciation represents that part of cost of fixed assets to its owner which is not recoverable when the asset is finally put to use by him। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है आपकी फिक्स्ड असेट्स का या आपके फिक्स्ड कॉस्ट का वो पार्ट है जो इररिकवरेबल है। और वो लेवी कब होता है, कब से लगाना शुरू होता है या कब से लगना शुरू होता है? जब आपका असेट जो है फाइनली पुट टू यूज आ जाता है। ठीक है, प्रोविजन अगेंस्ट दिस लॉस ऑफ कैपिटल इज एन इंटीग्रल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस ड्यूरिंग द इफेक्टिव कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। ठीक है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उस पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लगता है, बट डेप्रिसिएशन होल सोलली डिपेंडेंट नहीं है किस पे? मेरे प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अब फैक्ट्स अबाउट डेप्रिसिएशन जो हमें डेफिनेशन से पता चले। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स जब कोई चीज़ ऑपरेशन में आती है, ऑपरेटिंग प्रोसेस में आती है, तब हम क्या करते हैं? उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसे अपनी बुक्स में ना भी रिकॉर्ड करें, बट समवेयर डीप इनसाइड वी ऑल्सो नो कि उस असेट की वैल्यू एज गुड एज वो नहीं रहेगी जो वो पैक्ड कंडीशन में थी। आप फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन खरीद के आपने शॉप से बाहर कदम रखा, आप घर पहुँचे, आपने उसे अनरैप किया, आपने उसमें अपना सिम कार्ड लगाया एंड आपने उसे यूज़ किया जस्ट फॉर वन डे। ठीक है, नाउ दैट फोन इज अ सेकेंड हैंड फोन, इट इज़ नॉट अ ब्रांड न्यू फोन। अगर आप उसे एक दिन या 2 दिन बाद ही अगर बेचना चाहोगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आप शॉपकीपर को पे करके आए हो। ठीक है, देन इट इज़ रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट। आपका असेट मान लो अगर 1 लाख का था, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगा, अब उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई? 90,000 रह गई। तो क्या हुआ? आपके असेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज ड्यू टू यूज कॉज्ड बाय वेयर एंड टेयर और बाय अदर रीजंस। ठीक है, तो जो आपका डिक्रीज है, जो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट है, वो किस वजह से है? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मीन्स पहनना और फाड़ना नहीं, दैट इज यूसेज। वेयर एंड टेयर इज यूसेज। वेयर एंड टेयर इज यूसेज, जैसे जैसे आप उसे यूज करते हैं। ठीक है, then the decrease in the value of asset is gradual and continuous। slowly क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट हाँ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स एक दिन डेप्रिसिएशन लगा, फिर दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन लगा, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूसली जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा जब आप उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हुई ये बात? अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? क्रैक तो नहीं कर रही है? बता दीजिए।
कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन आर वेयर एंड टेयर ड्यू टू एक्चुअल यूज़। वेयर एंड टेयर ड्यू टू एक्चुअल यूज़ यानी कि जब हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल होने की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम इज पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ पुरानी होती जाती है, और जब समय ज़्यादा बीत जाता है तो हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, हम उसे एंटीक बोलने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो सदियों पुरानी हो जाती है, ठीक, और फिर उसका भाव जो है बढ़ जाता है। बट डेप्रिसिएशन के लिए हमें ज़्यादा एंटीक नहीं बनाना है उसे, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमने उसकी लाइफ सोची है 15 साल या 20 साल, और तब तक वो उसकी जो वैल्यू है क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। देन इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मीन्स आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक अपना रहे हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, किसी चीज़ को डेवलप करने की, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी मार्केट में अपग्रेड हो गई है, ठीक है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में अब अपग्रेड हो गई है, और जब वो अपग्रेड हुई है तो उस अपग्रेडेशन की वजह से उस इंसान को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसे तो हो रहा है प्रॉफिट, बट आपको जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग आपका प्रॉफिट इसलिए कम है क्योंकि आपकी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो पुरानी है। आपकी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, पुरानी है। तो अगर आप पुरानी टेक्निक से चलोगे तो आपको प्रॉफिट्स होंगे बट लेस प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो ऑब्सोलेसेंस थर्ड वो हो गया पॉइंट। देन एक्सीडेंट्स। आपकी गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, आज तक एक स्क्रैच भी नहीं आया था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो अब उस एक्सीडेंट के होने की वजह से क्या हुआ, उस गाड़ी की वैल्यू आपने, ठीक है, कवर अप करा दिया, आपने रिपेयर्स करवा दी, आपने डेंट निकलवा दिया, आपने सब सही करवा लिया, बट बात क्या हुई कि उस पे कहीं ना कहीं एक मार्क या कहीं ना कहीं उसके इंजन की परफॉर्मेंस पे कुछ इफ़ेक्ट हो गया, विच सेज कि आपकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट के होने की वजह से क्या हुआ, उसकी वैल्यू डिटीरियोरेट हो गई है, ठीक है, क्लियर। तो एक्सीडेंट्स ऑल्सो कॉजेज डेप्रिसिएशंस। फॉल इन द मार्केट प्राइस। फॉल इन द मार्केट प्राइसेस, मान लीजिए आपने क्या करना है, असेट रिप्लेस करना है, उसकी लाइफ जो है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, आपने 10 साल सोच के चला था उस असेट की लाइफ को, अब वो 9 साल आप ऑलरेडी उसके साथ स्पेंड कर चुके हो, उस असेट को 9 साल हो गए हैं आपके बिजनेस में आए हुए, ठीक है। अब उस केस में आपको कहीं से खबर मिली कि जो आप असेट यूज़ करते हैं वो असेट जो है फ़िलहाल मार्केट में सस्ते रेट्स पे मिल रहा है और अवेलेबल है, एंड इफ़ यू वांट टू बाय तो यू बाय इट नाउ, आप इन्वेस्टमेंट अभी कर लीजिए, ठीक है। अब आपने बोला कि मेरे पास असेट जो है उसकी लाइफ 10 साल है, 9 ईयर्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आपको असेट खरीदना है, तो अब आप क्या करोगे, बुक्स में एसेलरेट करोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा रेट्स पे लगा के, सिर्फ फॉर द लास्ट ईयर की बात कर रहे हो, ठीक है, हर साल तो नॉर्मली लगाओगे, बट अब क्या करोगे आप, एसेलरेटेड डेप्रिसिएशन लगा के उसे 9वें साल में ही ख़त्म करके, और बाय द एंड ऑफ द 9th ईयर आप क्या कर लोगे, उस असेट को परचेज कर लोगे जिसकी वैल्यू भी मार्केट में रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो दीज आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर, किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछिए अगर कोई डाउट है तो अभी तक। नीड फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अगर मुझे पता है लॉस है, ठीक है, और लॉस है
और अनअवॉइडेबल है, तो फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है? मतलब ऐसा कौन इंसान है जो डेप्रिसिएशन चाहेगा कि हाँ होना चाहिए, ठीक है? क्यों? इसकी वजह क्या है कि हमें डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में चाहिए, ठीक है? नीड फॉर डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वजह क्या है? टू नो द करेक्ट प्रॉफिट्स। अगर मेरे प्रॉफिट्स मैनिपुलेटेड होंगे, अगर डेप्रिसिएशन सही नहीं लगा होगा, तो या तो डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ के आएगा या घट के आएगा। मान लो आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू दिखानी थी 50,000 की, आपने दिखाई 5,000 की, 45,000 का फ़र्क हो गया। तो ये 45,000 का फ़र्क जो है ये कहाँ से एडजस्ट होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। सोचो, डेप्रिसिएशन लगना था 5,000, आपने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, आपकी इनकम हुई 1 लाख की, ठीक है? 1 लाख की आपकी इनकम हुई, आपके एक्सपेंसेस हुए 20,000 के, आपका डेप्रिसिएशन लगा 5,000 का, तो ये माइनस हो गए, तो 25,000, तो यानी कि 75,000 बचा आपका प्रॉफिट। ये एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए थी। अब आपने क्या किया, 1 लाख में से आपने 20,000 तो एक्सपेंसेस के माइनस कर दिए, और आपने 50,000 जो है गलती से डेप्रिसिएशन दिखा दिया। अब आपका प्रॉफिट कितना रह गया? 30,000 का। अब आपका प्रॉफिट रह गया 30,000। तो देख रहे हो कितना मैनिपुलेशन आ गया प्रॉफिट में? पूरे 45,000 का फर्क आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो मेरी बुक्स जो हैं प्रॉपर होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर कम ज़्यादा लगी तो मेरा प्रॉफिट सही नहीं आएगा, ठीक है? मेरा प्रॉफिट जो है गलत आएगा। इसके हिसाब से मुझे शेयर होल्डर्स को 75,000 बांटना चाहिए था, बट जो मैंने ये 50,000 गलत लगा दिया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? आपका असेट की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज हुआ 20,000 रुपये, ठीक है? 20,000 की वैल्यू, तो 180 जो है उसकी डिक्लाइंड वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, 2 लाख पे आपने 40,000 डेप्रिसिएशन दिखा दिया, तो आपके पास बचा कितना? 1,60,000 बचा। आपकी लाइबिलिटी जो है 170 की है, ठीक है? अब आपकी लाइबिलिटी 170 है, और आपने गलती से जो डेप्रिसिएशन लगाया उसकी वजह से आपके असेट की वैल्यू रह गई 160। तो दैट मीन्स इस पोजीशन पे आपकी जो पोजीशन है वो डाइसी है, यानी कि आपको देने 170 हैं और आपके पास अवेलेबल कितने हैं? अभी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? मैं सिर्फ असेट की बात कर रही हूँ और लाइबिलिटी की बात कर रही हूँ। 170 आपको देने हैं और आपके पास 160 है देने के लिए। टेंशन का सबब हो गया, क्योंकि मैंने गलती क्या करी है, मैंने 20,000 की जगह 40,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगर मैंने सही डेप्रिसिएशन लगाई होती तो 180 होता, तो एटलीस्ट मेरे पास 10,000 बच जाता। बट यहाँ पे क्या है, मुझे 10,000 अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मेरी जेब खाली है, ठीक है? तो
एक्चुअल करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट सही होना और सही तरीके से कैलकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेक प्रोविजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। टू मेक प्रोविजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अब क्या करना है, असेट को रिप्लेस करना है। असेट को जब रिप्लेस करना है तो यानी कि मेरे को एक असेट खरीदना है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, अभी जो मैंने असेट खरीद लिया था मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अभी मेरे पास नए शेयर होल्डर्स में को मिले थे, उन शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए तो उस पैसे से मैंने 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली। अब मुझे 10 साल के बाद वो मशीनरी ख़रीदनी है। अब ये मुझे नहीं पता कि 10 साल के बाद वो मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे क्या करना है, कम से कम मेरे पास 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे क्या करना है, थोड़े थोड़े पैसे मुझे अपने असेट को रिप्लेस करने के लिए चाहिए, तो मुझे जमा करने हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट अगर हमें करना है तो क्या करना है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहना है। मान लो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए फ़ोन खरीदना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे पिगी बैंक में डालते रहते हो कि इस पैसे का यूसेज जो होगा वो सिर्फ फ़ोन खरीदने के लिए होगा, या ड्रेस खरीदनी है, या कोई बैग खरीदना है। ठीक है, कुछ भी खरीदना है, आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है आप उसमें से क्या कर रहे हो, थोड़ा सा सेव कर रहे हो। तो वही चीज़ कंपनीज भी करती हैं कि उनको जब मशीनरीज खरीदनी है, उनको जब कैपिटल असेट्स अपने लिए बनाने हैं, तो एकदम से प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना उनके लिए भी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई सो तो नहीं गया, सब जाग रहे हैं ना? वैसे भी सुबह का टाइम है, बोलोगे मैम आज संडे है सुबह ही आ गए आप तो क्लास लेने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन द बेसिक फैक्टर्स आर, सबसे पहले चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ असेट, estimated residual or scrap value at the end of the life, estimated number of years for its commercial life, commercial life means business life. अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ असेट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यही गलत है तो आगे का सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गलत हुई तो आगे सब डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी लगाया वो प्रॉपर नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ असेट में आता क्या है, अमाउंट पेड टू सप्लायर, जो सप्लायर है जिसने आपको माल बेचा उसे जो पैसे देकर आए हो वो अमाउंट पेड, प्लस ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कह लो, प्लस फ्रेट एंड कैरेज का खर्चा, धुलाई के चार्जेस बोलते हैं, प्लस ऑक्ट्रॉय चार्जेस हो गए। ठीक है, जो आप टोल प्लाजास पे अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट से लेकर आ रहे हो सामान, ये हो गया, प्लस रिपेयर्स, प्लस इंस्टॉलेशन। ये सब खर्चे जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब मिलके क्या बनती है, मेरी कॉस्ट ऑफ असेट। ये क्या मिलते हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ असेट। अगर
एक चीज़ खरीदी आपने और सप्लायर को 50,000 पे किए, उसके बाद ये सब खर्चे जो आप उस असेट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड टू दी कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट। तो ये सब मिलके आपके असेट की कॉस्ट बनाएंगे और वो कॉस्ट 50,000 ना रह के कहीं 70 या 80,000 बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ एसेट। देन रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एंड पीरियड पे, यानी कि एंड पीरियड मीन्स जब उसकी लाइफ एंड हो गई है, तो जो वैल्यू बची है वो है मेरी रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि मैं मान के बैठी हूँ कि कम से कम इतने पैसे मुझे इसे बेचने में मिलेंगे, चाहे वो रद्दी वाला लेकर जाए या कोई और मुझसे उस मशीनरी को खरीद के लाए जिसके यूज़ की है। ठीक है, देन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स कमर्शियल लाइफ, कि हम उसे बिजनेस में कितने टाइम तक यूज़ करने वाले हैं। मान लो आपने एक असेट खरीदा, उसकी लाइफ 20 साल है। ठीक है, 20 साल की उसकी लाइफ है, बट आपने देखा, आपने उसे चलाया, यूज़ किया और 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसकी वजह से आपको उसको रिड आउट करना है, तो दैट मीन्स उसकी लाइफ अब आपके बिजनेस पर्पस के लिए 20 ना रह के 10 रह गई है। ठीक है, 20 ना रह के 10 रह गई, तो उसकी कमर्शियल लाइफ कितनी हो गई आपके बिजनेस के लिए? 10। अब आप उसे क्या करोगे, सेल करोगे और नया सेट एक्वायर करोगे। ठीक है, these are factors of depreciation. One should not consider the actual number of years that it can physically run, but the number of years it is likely to be used by the firm. ये क्या हो गई, इसकी कमर्शियल लाइफ हो गई, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 20 साल और 10 साल वाली कहानी। ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी, बस आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, छोटा सा एक मैसेज भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, तो आप बता दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज पे। अकाउंटिंग एंट्रीज की अगर बात करूं तो अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो लॉस डेबिट, एंड इस डेप्रिसिएशन या इस लॉस की वजह से क्या हो रहा है, मेरे असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। मेरे असेट की वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो असेट क्रेडिट हो गया और डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। द डेप्रिसिएशन गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो यहाँ आएगा टू डेप्रिसिएशन एंड द असेट्स अपीयर एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो आप फिक्स्ड असेट देखेंगे उसमें माइनस क्या करेंगे, डेप। ठीक है, जो आपने फिक्स्ड असेट लिखा उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट एंट्री भी हो सकती है। ऑल्टरनेट एंट्री क्या कहती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्रेडिट की एंट्री जो है वो मशीनरी अकाउंट से ना सेटल होके प्रोविजन से सेटल होगी। प्रोविजन से सेटल होगी मतलब, प्रोविजन से सेटल होने का मतलब ये है कि लॉस के लिए आप जो प्रोविजंस बना रहे हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशंस, तो उसमें से पैसा रिड्यूस कर दिया जाएगा और मशीनरी की वैल्यू बुक्स में इंटैक्ट रहेगी। एडजस्टमेंट जो है डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली होगी। ठीक,
In this case, depreciation account goes to the debit and loss account. Value of the asset continues to be same for every year in the balance sheet. अब इसमें क्या होगा, हर साल, ओनली इन दिस केस जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, हर साल आपके बुक्स में जो वैल्यू है वो 10 लाख दिखती रहेगी. अदरवाइज क्या होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू दिखेगी. अगर हम ये फर्स्ट केस में जाएं तो वैल्यू हमेशा रिड्यूस्ड होगी. मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर बता रही हूँ. अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो बुक्स में हर साल असेट की वैल्यू सेम रहेगी. अदरवाइज नहीं तो असेट की वैल्यू हर बार रिड्यूस्ड होकर दिखेगी. क्लियर? दोनों चीज़ें ध्यान में रखना. The provision for depreciation is deducted from the value of asset and the net value of asset is shown in the balance sheet. In other words, the provision for depreciation may appear in the balance sheet. ठीक है. अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करेंगे आपको बताती हूँ मैं, रुको. अब इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपका क्या आ गया, टू डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट जो बनेगी, बैलेंस शीट में मेरा एक तो फिक्स एसेट दिखता रहेगा, एक मेरी करंट लायबिलिटी है. उस करंट लायबिलिटी में क्या दिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप. तो ये और ये आपस में नक्की हो जाएंगे. ठीक है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे. समझ आई? मेथड्स की बात करते हैं अब. चलिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेज वी हैव 3 methods basically of charging depreciation. Fixed percentage on original cost or fixed installment or straight line method. हम क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेट लाइन मेथड. यानी कि आपका डेप्रिसिएशन हर साल वैल्यू सेम रहेगी. जो डेप्रिसिएशन पहले साल लग गया वही डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ लगता रहेगा. देन सेकेंड पार्ट है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. यानी कि अब इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेगा. यानी कि हर बार डेप्रिसिएशन नया कैलकुलेट होगा. ठीक है, मान लो पिछले साल वैल्यू थी 1 लाख रुपए, 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000, तो वैल्यू रह गई 90,000. अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 लाख पे ना लग के 90,000 पे लगेगा. तो 90,000 पे 10% 9,000, तो वैल्यू रह गई 81,000. फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 पे. तो दैट मीन्स हर बार जो रिडक्शन प्राइस है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और द गिवन rate. Then sum of the year digit method. Sum of the year digit method means जितनी उसकी लाइफ गिवन है उस लाइफ का जो हम क्या करते हैं, सम टोटल करते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट एंड विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, वो जब हम आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझाऊंगी. ठीक है. देन कम्स स्ट्रेट लाइन मेथड. अब स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं. दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स विच अज्यूम्स दैट द असेट विल लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर. The annual depreciation is calculated by subtracting the salvage value of the asset from the purchase price and then dividing this number by the estimated useful life of the asset. जो ये कहानी है इसका फॉर्मूला बताती हूँ. कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू
डिवाइडेड एस्टिमेटेड लाइफ, ये निकल के आएगा क्या आपका डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला है किसका, एसएलएम का। अगर आप फर्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज करते हो जहां आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल सेम रहेगी। ठीक, this method is more relevant whether the particular asset is expected to give constant performance over an extended period of time over the useful life. Thus, the charge to profit and loss account is spread over evenly over the life of asset. तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में से इक्वल अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है, पटेल ट्रांसपोर्ट ने 1 अक्टूबर को असेट एक्वायर किया, ट्रक एक्वायर किया। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा सीधा ये नहीं बोलेगा कि एसएलएम लगा दो, वो क्या बोलेगा 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, या बोलेगा 10% ऑन दी कॉस्ट ऑफ असेट। तो जब ये बात है तो दैट मीन्स हमारा मेथड कौन सा है, एसएलएम। हमारा मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है हमें। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, शो द ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। अब इस साल में इस केस में क्या होगा, देखो ये जो ट्रक अकाउंट बना हुआ है इसकी मैं आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपने असेट खरीदा, ट्रक खरीदा है, 4 लाख का ट्रक खरीदा आपने, 4 लाख का ट्रक खरीदा, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, तो 40,000 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। एंट्री क्या होगी, डेप अकाउंट डेबिटेड टू ट्रक अकाउंट 40,000, ये एंट्री होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एंट्री क्या आ रही है, यहाँ तो 20,000 ही आ रही है डेप्रिसिएशन। पहला सिर्फ फर्स्ट पोर्शन देखना, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन मत देखना, नीचे वाला पोर्शन अभी फॉरगो कर दो, ऊपर वाले पोर्शन की बात करो। अब हमने असेट खरीदा कब था, हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को, हमारी किताबें कब बंद हो रही हैं, 31 मार्च को, तो यानी कि हमने 6 महीने के बाद खरीदा, बिजनेस स्टार्ट करने के या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद हमने खरीदा। तो अब यूज़ किया 6 महीने और डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल का, नहीं लगा सकते ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कहती हैं कि ये बात गलत है। तो अब आप क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन लगाओगे सिर्फ 6 महीने का। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप इसे 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे या 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। 6 महीने 6/12, 1/2 भी 6, अगर 12 डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। ये हर केस में नहीं होगा, कई बार हो सकता है कि उसने शुरुआत में ही खरीद लिया, 1 अप्रैल को उसने सेट खरीद लिया, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। अगर मई में खरीदा तो 11 महीने का लगेगा, दिसंबर में खरीदा तो 3 महीने का लगेगा, फेब में खरीदा तो 2 महीने का लगेगा। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, ये मत सोच के बैठना कि मैम ने बोला था कि 6 महीने का लगेगा तो 6 महीने का ही लगाना पहले साल में, आधा नहीं कर देना। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपने कब खरीदा है। आप देखो एंट्री, अब इस अकाउंट में आ जाओ, आपने असेट खरीदा तो बैंक से आपके 4 लाख रुपए चले गए, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो 20,000 उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब हमारी वैल्यू कितनी बची, 380। ठीक है, 380 बची। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, नेक्स्ट ईयर में 380 है, मेथड कौन सा है, एसएलएम। एसएलएम है तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी, ओरिजिनल वैल्यू पे।
ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पे अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे 12 महीने का लगेगा, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है 40,000 बनता है। तो इस बार डेप्रिसिएशन आ गया 40,000 और वैल्यू कितनी रह गई मेरी 3,40,000। ठीक है, फिर अगले साल भी क्या हुआ 3,40 डेप्रिसिएशन, फिर वही ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ये 40 और अब वैल्यू घट के रह गई 3 लाख। ठीक है, यानी कि 2.5 साल में, ठीक है 2.5 साल में 4 लाख का जो ट्रक खरीदा था अब वो 3 लाख का रह गया। क्लियर हुई है बात? बताओ फटाफट, कोई डाउट तो नहीं है? वेटिंग फॉर द डाउट्स, जल्दी बताओ फिर आगे कंटिन्यू करें। चलो नेक्स्ट मेथड पे हम आते हैं, दैट इज WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। This is a depreciation method in which the percentage is applied to the residual balance rather than to the original cost. अब यहाँ पे क्या है, जो हम पीछे करते आ रहे थे कि हर बार डेप्रिसिएशन 4 लाख पे लगा रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में किया। WDV में आप क्या करेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर 380 पे लगाएंगे और उसके बाद जो 380 के डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचेगी तो उस पे लगेगा। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन पे अंडरलाइन करो, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड अज्यूम्स अ कांस्टेंट डेप्रिसिएशन रेट पर ईयर। SLM में क्या था, कांस्टेंट अमाउंट था। ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट था और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। मोर डेप्रिसिएशन टेंड्स टू अकर अर्लियर इन दी असेट्स लाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है, WDV मेथड में इनिशियल ईयर में डेप ज़्यादा होता है और लेटर ईयर में डेप कम होता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू शुरुआत में ज़्यादा होती है और जब तक रिड्यूस होती है तब तक कम हो जाती है। ठीक है, this method is more relevant where the particular asset is expected to give better performance in the initial periods of use as compared to the later. अब मानो आपने स्कूटर खरीदा या एक्टिवा खरीदा, ठीक है, वो एक्टिवा पहले 2 साल तो बहुत अच्छे से चला। ठीक है, आपने टाइमली उसकी सर्विसेज कराई और प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस करके रखी, रिपेयर्स करवाई टाइम टू टाइम, उसने आपको प्रॉपर माइलेज दी, प्रॉपर रन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जब आपने सर्विसेज में लैग करना शुरू किया, आपने उसकी मेंटेनेंस में लैग करना शुरू किया, तो अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, अब वो आपको माइलेज देनी कम करेगा। अब कभी उसके लाइट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो क्या है, दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस जो है अब डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो WDV मेथड उन असेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो इनिशियल पीरियड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर आपको पता लगाना है कि एक्चुअल वर्थ क्या है आपके असेट की, तो इट इज़ बेटर कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, आप WDV यूज़ करें rather than SLM. Thus, the charge to profit and loss account is higher in the initial years as compared to later years. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं अब इसमें। If the original cost of an asset is 20,000, rate of depreciation is 20, the following table describes how to decline the balance would depreciate the asset. चलो फर्स्ट ईयर में देखो डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 5 डिवाइडेड का 20%, तो वैल्यू आ गई आपकी 4,000। ईयर एंड पे वैल्यू रह गई 16,000। फिर 16,000 पे फिर 20%, तो रह गई 32,000, 12,800। फिर 12,800 पे डेप्रिसिएशन लगा 20%, तो 2560, तो वैल्यू आई 10,250। फिर 10,250 पे अगेन 20% लगा 2048, तो ईयर एंड पे वैल्यू हो गई 8192। फिर 8192 पे फिर 20% लगाया
तो वैल्यू रह गई 1638। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या बची 6553। मतलब हमने शुरू किया था 4000 से और रिड्यूस होते होते हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो 5वें साल में अराउंड 1600 रह गया। तो फर्क देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर हो रहा है और क्या कंसीडर हो रहा है साथ के साथ, दी कॉन्सेप्ट ऑफ WDV। दी कॉन्सेप्ट ऑफ WDV कि हमारा जो असेट है उस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ना लगा के हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब पढ़ते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर मैं बात करूं तो इट इज सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, वैल्यू आ गई, 10 साल तक 20 साल तक वही लेके चलना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान है, एज देर इज नो वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम द ईयर। डिसएडवांटेज क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल फॉर ऑल ईयर्स विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप रोज चाय पीते हो, रोज उस चाय का कप 10 रुपए का मिलता है, दुकान वाला आपको 10 रुपए का ही देता है, बट क्या आपको पता है कि उसमें पानी और दूध की क्वांटिटी कितनी चेंज होती है रोज रोज? नहीं पता ना। तो डेप्रिसिएशन में वो कैसे पता चल सकता है? 10,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। कल के 10,000 और आज के 10,000 में फ़र्क तो होगा, चाहे 0.5% का ही फ़र्क क्यों ना हो या 0.01% का ही फ़र्क क्यों ना हो, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। देन रिटन डाउन वैल्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट इसी को मानता है। वो कहते हैं अपनी बुक्स में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो रिटन डाउन वैल्यू से चार्ज करो। The total expenditure on repair and renewal and depreciation on the assets are equal in all year. As in the initial year, depreciation will be more, repairs will be less, and in the later years, the expenditure on repair will be high and depreciation less. ठीक है, depreciation और repairs ये क्या है, पैरेलल चलते हैं। अब जब ये पैरेलल चल रहे हैं तो इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, रिपेयर कम होगी। लेटर ऑन स्टेज में क्या होगी, रिपेयर ज़्यादा देनी पड़ेंगी और डेप्रिसिएशन कम होगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। द असेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू ज़ीरो वैल्यू इन द बुक्स। अब इसमें क्या कहता है कि ये जो असेट है ये बुक्स में कभी भी ज़ीरो पे नहीं आ सकता। ये कहता है कि असेट कभी भी ज़ीरो वैल्यू पे नहीं जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड वैल्यू रह ही जाएगी। लास्ट मेथड की बात करते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड क्या कहता है, कैलकुलेट डेप्ट यूजिंग सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड takes the expected life of an asset into count back to 1 and add the figures together. This is the method of calculating depreciation of an asset that assumes a higher depreciation charge and greater tax benefit in the earlier years of asset life. अब मानो आपका 10 साल जो है उसकी यूजफुल लाइफ है, 10 साल आपके असेट की, उसका टोटल ले लो, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इसका सम क्या हो गया 55। तो इन द फर्स्ट ईयर अब जगह डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ असेट है तो कॉस्ट ऑफ असेट पे आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, 10 / 55। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन 10/55 होगी। सेकेंड ईयर में क्या, हाँ जी सॉरी माइक ऑफ रह गया था, कोई डाउट्स है किसी को तो बता दीजिए। इस टॉपिक को वाइंड अप कर रही हूँ मैं, सर शाम को मिलेंगे आपको अपनी क्लास के साथ, तब तक डेप्रिसिएशन का टॉपिक रिवाइज कर लो। कोई भी क्वेरी है
कुछ भी पूछना है, चाहे कॉल करो, चाहे मैसेज करो, चाहे व्हाट्सएप करो, कुछ भी करके आप किसी भी तरीके से अगर हमें अप्रोच करोगे तो हम आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेंगे, आपके आंसर्स का रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। एनी क्लियर, एनी डाउट्स? जस्ट 2 more minutes and then I'll wind it up. चलिए, that means there are no doubts in this session, so I'm winding it up. Thank you so